हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी का होगा जिसका जंग अभी भी जारी है, जिसका जंग अभी भी जारी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस्पोरेस में। और आज के इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 140 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। डियर स्टूडेंट्स, ये 140 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जैक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मानिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सबों के बीच, और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। 7 चैप्टर आपके टर्म 1 में है, सातों के सातों चैप्टर आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। 140 प्रश्नों का संग्रह लिया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो की थोड़ी सी रेजोल्यूशन कम है, आपको दिक्कत हो सकती है। आई होप आप उनको मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, वो होगा आपका चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सारे के सारे प्रश्न हमारे लाइव क्लास में भी किए होंगे, लेकिन उससे भी कुछ हटके। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 1। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 होगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा एंड तक बने रहने का। अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट किस रंग का होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है। फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है। अगला प्रश्न देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। डियर स्टूडेंट, साग सब्जियों का कंपोस्ट होकर अपशिष्ट बनना या कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इनका सही जवाब होगा डियर स्टूडेंट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों डियर स्टूडेंट? क्योंकि साग सब्जी जब विघटित होते हैं तो उससे क्या निकलती है? ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट 4 नंबर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4। Fe3O4 जब लाल तप्त पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा? तो Fe3O4 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। डियर स्टूडेंट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करती है तो ये जो यौगिक या उत्पाद बनता है, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2ZnO2, Na2ZnO2H2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कौन सी अभिक्रिया बनती है? Na2ZnO2 प्लस H2। 222 याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, 222 आपको मिल जाए तो आपको गारंटी है यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। डियर स्टूडेंट, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। राइट आंसर 6 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। डियर स्टूडेंट, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपने जरूर पढ़ा होगा। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक बार परिवर्तित हो जाने पर दोबारा उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब अगर हम दूध से दही को बना देते हैं, दूध से अगर हम दही को बना देते हैं डियर स्टूडेंट, तो दोबारा हम दही को दूध नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, अभिक्रिया नहीं। और भौतिक उनको कहते हैं डियर स्टूडेंट, अगर हम एक से दूसरे में चेंज कर दिए तो फिर हम दूसरे से पहले में चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप वाटर को डियर स्टूडेंट्स, पानी को अगर आप बर्फ बना देते हैं, आइस, तो फिर आप आइस को भी वाटर बना सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो दोबारा फिर से परिवर्तन किया जा सके उसे भौतिक कहते हैं, जिनको परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे रासायनिक कहते हैं। तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया हो गई मेरे प्यारे बच्चों। है भाई। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है भाई? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। आपने देखा होगा कि जब कोयला को जलाया जाता है तो डियर स्टूडेंट उसमें ज्यादा ज्वाला नहीं निकलती है, सिर्फ और सिर्फ ताप निकलती है। कौन सी होगी राइट आंसर? कोयला। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? डियर स्टूडेंट आप जो कुरकुरे रिंग्स वगैरह वगैरह खाते हैं उनमें पूछ रहा है कि कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वो खराब नहीं होते हैं। और आप बचपन में हम लोग भी सोचते थे, आप भी सोचते होंगे कि कुरकुरे इतना कम देता है और इतनी बड़ी पैकेट बना देता है, तो इनका कारण है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कौन सा गैस प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिनके कारण वो खराब नहीं होती है। आइए देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? डियर स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड AgCl का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। श्वेत के जगह पे सफेद लिखा रहता है और सफेद का मतलब व्हाइट होता है, आप इतना तो जरूर जानते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो सफेद होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक ट्रिक भी अगर बता दूं तो आप खुश हो जाओगे। डियर स्टूडेंट्स जब भी पूछे AgCl कैसा होता है तो आप जानते हैं Ag जो बोला जाता है Ag वो शहरों में बोला जाता है, किनको बोला जाता है आप जानते हैं, सॉरी देहातों में बोला जाता है डियर स्टूडेंट Ag, और शहरों में बोला जाता है AU। ठीक है, शहरों में बोला जाता है AU, देहातों में Ag। और देहात के जो भी लोग होते हैं वो होते हैं कैसे? तो थोड़े बहुत काले होते हैं लेकिन गोरे भी होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि काला होता है लेकिन काला का क्या हो जाएगा? गोरा। उल्टा याद रखिएगा, ठीक है, काला का क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा। एजी कहने का मतलब है देहात का लोग। देहात का लोग कैसा होता है भाई? तो काला होता है, काला का उल्टा क्या कर दो? गोरा। ठीक है, कहने का मतलब हर एक नहीं होता, कुछ कुछ होता है। अगला प्रश्न देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। मैग्नीशियम के जब फीते को जलाया जाता है तो कौन से रंग की लौ निकलती है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का डियर स्टूडेंट, चमकीला उजला। ठीक है, चमकीला उजला कलर की या चमकीला उजला लौ निकलती है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? इनका जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा सी नंबर, AgNO3 NaCl AgCl NaNO3। कैसे जानेंगे डियर स्टूडेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है अगर इधर दो प्रोडक्ट दे रखा है, इधर भी दो प्रोडक्ट दे रखा है प्यारे बच्चों, तो इसमें इसका विस्थापन, इसमें इसका विस्थापन होकर नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि आपने देखा AgNO3 में AgCl से मिल गया और AgCl बना दिया, और NaNO3 से मिल गया, इससे इसमें विस्थापन हुआ, इससे इसमें विस्थापन हुआ। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 बार विस्थापन की प्रक्रिया हुई, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ZnCuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इनका सही जवाब होगा विस्थापन अभिक्रिया। क्यों डियर स्टूडेंट्स? आपने देखा कि ZnCuSO4 में Cu को विस्थापित करके अलग कर दिया गया और ZnSO4 अपना एक नया प्रोडक्ट बना लिया। यहाँ पे Cu क्या हो गया? विस्थापित हो गया, मतलब अलग हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? डियर स्टूडेंट आपने कई बार पढ़ा होगा कि लोहे के जब चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल हम डाल देते हैं तो क्या होता है कि लोहा का जो चूर्ण होता है वो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। डियर स्टूडेंट समझाने के लिए टाइम काफ़ी कम है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड में बताते जा रहा हूँ। और ये मत सोचिए कि 140 प्रश्नों का ये हमारा खत्म होगा, उसके बाद हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल जुड़ेंगे, नए प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स लोहा को जो जिंक से लेपित करते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिकरण कहते हैं। आपने इसे धातु और अधातु के सब्जेक्टिव में भी पढ़ा होगा कि गैल्वेनिकरण किसे कहते हैं। तो आपने लिखा होगा कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनिकरण कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो NO2 के जो धुएं का रंग होता है प्यारे बच्चों वो होता है भूरा रंग का। कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। याद रखिएगा भूरा रंग का होता है, ब्राउन कलर का। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उससे
क्रिया को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? संक्षारण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वो इनकी सतह पर इस टाइप से कुछ हो जाती है और धीरे धीरे इनकी सतह क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। आइए देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो बूझे हुए चूने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है CaOH होल 2। याद रखिएगा CaOH होल 2, CaOH होल 2। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। डियर स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब है जो रासायनिक कोई भी प्रकार की अभिक्रिया होती है उसमें इधर जो प्रोडक्ट भाग लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? अभिकारक कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के तत्पश्चात बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, मान लीजिए कि H2 + O2 का जब मिलन होता है तो 2H2O बनता है, 2HO बनता है डियर स्टूडेंट। तो वहाँ पूछ रहा है कि जब बनता है तो बताइए कि ये दोनों बनने के बाद जो भी बने, मैं आपको सिंपली उदाहरण बता रहा हूँ क्योंकि डील में नहीं जाऊँ, जो भी बने तो बनने के बाद जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे उत्पाद बोलते हैं या फिर प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 19वां नंबर, Fe2O3 + 2Al L2O3 दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Fe2O3 जो है O3 को Al से मिला के Al2O3 बना दिया और Fe को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ जो अभिक्रिया हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि अगर किसी को अलग कर दिया जाए घर से तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आए? और अगर दोबारा कर दिया जाए यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो इनको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो भी दो प्रोडक्ट का जुड़ के एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करना संयोजन अभिक्रिया, और एक प्रोडक्ट का दो प्रोडक्ट में टूटना वियोजन, जुड़ना संयोजन, दो बार इधर उधर जाना विस्थापन और एक बार जाना दो बार इधर उधर जाना द्विविस्थापन और एक बार जाना विस्थापन। थोड़ा सा हड़बड़ी में दिक्कत हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टाइम मेंटेनेंस करना होता है आपके लिए। अगर मैं ज़्यादा लंबा वीडियोज़ को बना दूं तो आप देखने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है CuO + H2 CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ तक थे आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि चैप्टर नंबर 1 के आपके टोटल हमने 20 प्रश्न करे और इस 20 प्रश्न में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसके बाद आपका अगला चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण के प्रश्न। इस चैप्टर में हम लोग करेंगे टोटल 25 प्रश्न डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंजक का होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लिटमस विलियन जो बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी रंजक का होता है, यह किससे बना होता है? तो ये कवक से बना होता है। ठीक है, अगर लिटमस पत्र की बात दी रहती है तो लिचेन के नामक पौधे से बनाई जाती है, ये याद रखिएगा, लेकिन विलियन है तो यहाँ पे कवक होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? बेकिंग पाउडर क्या है डियर स्टूडेंट? तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो सूचक की तरह किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट? मूली का इस्तेमाल, रेडिश का इस्तेमाल सूचक की तरह नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो क्षारक यहाँ पे कौन है डियर स्टूडेंट? तो ZNO क्षारक है। ठीक है, यहाँ पे क्षारक कौन है? तो ZNO क्षारक है। अगला प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट्स 5वां नंबर, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? पोटास एलम एक दिक लवण होते हैं। कौन सा? एक दिक लवण होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? जिनका सही जवाब होगा 7.0 से लेकर 7.8, यानी कि 7 से लेकर 7.8 के बीच में ही हमारा शरीर का पीएच मान होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तनु HCl का पीएच मान होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का
पीएच मान होता है। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्या होगा? 0। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सबसे प्रबल लवण डियर स्टूडेंट NaCl है। यहाँ के उदाहरण से सबसे प्रबल लवण NaCl है। ठीक है। अगला प्रश्न है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो बहते हुए रक्त, बहते हुए ब्लड को रोकने में कौन उपयोगी है प्यारे बच्चों? तो इनका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिटकरी। अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्ल। धातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। 11वां नंबर आपका प्रश्न है जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि जल जो होती है क्या होती है? उदासीन होती है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक का परास होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछागा कि पीएच स्केल का परास कितना होता है? तो 0 से 14। 7 जो बीच में होती है वो उदासीन होती है, जैसा कि जल। 7 से जो कम होती है डियर स्टूडेंट उसे हम अम्ल बोलते हैं। 7 से अधिक होने पर क्षारक बोलते हैं। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कोई भी विलयन है जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, तो बताइए वह विलयन किस प्रकार का है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्षारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है? तो डियर स्टूडेंट्स बूझा हुआ जो चूना है वो है CaO। कौन सा चूना? तो CaO, बूझा हुआ चूना CaO। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है डियर स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी CaOCl2। क्या होगा? CaOCl2, और इसे कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी और नेटल के डंक में डियर स्टूडेंट्स आप बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं कि कौन सा डंक? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्ल वर्षा के लिए डियर स्टूडेंट्स पीएच मान कितना हो जाना चाहिए? इनका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 5.6 से कम होने पर अम्ल वर्षा कहते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र डियर स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। याद रखिएगा C6H12O6, यहाँ से डबल फिर वही, यहाँ से डबल फिर वही। अगला है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम या फिर यूपैक नेम है। तो एसिटिक अम्ल का यूपैक नेम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का यूपैक नेम मेथेनोइक अम्ल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस को नीला कौन सा कर सकता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा OH। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा होता है डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20वां नंबर निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो इनका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम एवं पोटेशियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, सोडियम एवं पोटेशियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? डियर स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसमें जो अम्ल है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O। यहाँ से आपको बेकिंग सोडा के भी फॉर्मूले पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको धावन सोडा के भी फॉर्मूले पूछे जाएंगे, वो आप कर लीजिएगा। अगला है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? लाल को नीला कर देता है डियर स्टूडेंट, तो इसका पीएच मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो क्षारक। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट क्षारक जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है। तो यार क्षारक का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन दिया है 10। ठीक है। लाल को नीला क्षारक करेला, लाल को नीला क्षारक करेला और नीला को लाल अम्ल करेला। ठीक है। याद रखिएगा एक ट्रिक यहाँ पे हमको बता दूं, लाल को जो नीला करता है डियर स्टूडेंट, लाल को नीला करता है वो कौन करता है? तो क्षारक करता है। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना RBB।
ठीक है। RBB, रेड को ब्लू करता है कौन? बेस। बेस मीन्स क्या होता है? क्षारक। RBB। और नीले के लिए आपको ट्रिक बता दूं, BRA, ठीक है, BRA, ब्रा, ठीक है, BRA, ब्रा। यहां से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। BRA, ब्रा, मतलब बी से ब्लू, ब्लू को कौन करता है? रेड, तो एसिड, याद रखिएगा, अम्ल। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दही। और दही ऑप्शन में ना दे तो दूध, याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही या फिर दूध होता है। अगला प्रश्न है, पोटास एलम या फिर फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है। पोटास एलम या फिर फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 हॉल 3 24H2O। आपको कुछ याद नहीं रखना, ये 24H2O याद रखना है, जिसमें भी ऑप्शन में थे टिक कर देना है पोटास एलम का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके और भी प्रश्न बन सकते हैं कि किसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो उनके लिए आपको मैं बता दूं कि आप थोड़ी सी बुक की सहारा ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप ये चीज़ जरूर याद कर लीजिएगा, धौवन सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और जिप्सम का रासायनिक सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 प्रश्न हमने 25 और 20 टोटल 45 प्रश्न कंप्लीट किया डियर स्टूडेंट्स। अब जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 6 के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो डियर स्टूडेंट, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन प्यारे बच्चों पत्ता के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मानव नेत्र में यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है वो हो जाएगा 20 mg, 20 मिलीग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। अगर आपके ब्लड में आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया हो सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अभिक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, श्वसन अभिक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। अगर कोई भी जीव श्वसन नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, तो उनका जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है छठा नंबर, कि श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, बाहर निकलती है? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। कितने प्रतिशत? तो 20%। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क को भी कभी कभी वृक्काणु भी लिखा रहता है, लेकिन ज्यादातर वृक्क रहेगा। तो वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है डियर स्टूडेंट्स, वो किसके लिए है? तो जाइलम जो है उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए होगा इनका, जल का वहन के लिए। जौ से जाइलम, जौ से जल का वहन, ठीक है, जल का वहन, और फ्लोएम भोजन का वहन के लिए, फ्लोएम भोजन का वहन के लिए। अगला है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है प्यारे बच्चों? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्वसन। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रकाश संश्लेषण के कारण। आप जानते हैं ऑक्सीजन का संतुलन बने रहने के लिए पेड़ पौधे का होना काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर फिर से ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संभव हो पाती है। इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बने रहने के लिए कि प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया हमेशा होती रहनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों को नहीं काटनी चाहिए। अगला है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें कई स्टूडेंट्स गलतियां करेंगे, ऑप्शन लगा देंगे श्वसन। देखिए, श्वसन सांस लेने की क्रिया को कहलाती है, लेकिन आप यहाँ पे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को बोले तो श्वासोच्छ्वास, क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास, याद रखिएगा, श्वासोच्छ्वास कहते हैं सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को। अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वैषम? 4 वैषम, और वैषम को भी हम लोग कोष्ठक बोलते हैं डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। मानव हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? 4 वैषम। इस चैप्टर से 15 प्रश्न हमने उठाया है जो कि इंपॉर्टेंट है, और भी प्रश्न इनसे बन सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, उसमें हम लोग और भी प्रश्नों को देखेंगे। फिलहाल आपने देखा 60 प्रश्न, आइए देखते हैं अगले चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं उनका प्रश्न। पहला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें होता है डियर स्टूडेंट? तो ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित कहाँ से होती है डियर स्टूडेंट? तो मूलांकुर से। क्या होती है? मूलांकुर से। मूलांकुर कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, आप चना खाते हैं, चना कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ से निकलती है, तो उसी को मूलांकुर बोलते हैं। तो यहीं से जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ से होता है डियर स्टूडेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों द्वारा। ठीक है, पुष्पा, पुष्पा मीन्स फ्लावर, समझे हो क्या? तो फ्लावर नहीं है यहाँ पे, फायर नहीं है यहाँ पे, फ्लावर ही है। ठीक है, यहाँ पे पुष्पी है, पुष्पा मीन्स फायर होता है और पुष्पी मीन्स फ्लावर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, फीमेल के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन से डियर स्टूडेंट? तो अंडाशय भाग है, गर्भाशय भाग है, डिंबवाहिनी भाग है, शुक्राशय भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है कहलाता है। तो ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला प्रश्न है ईस्ट जनन करते हैं, ईस्ट किससे जनन करते हैं डियर स्टूडेंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकुलन द्वारा। किससे? मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर डियर स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी कौन सा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा एक लिंगी पपीता होता है। कौन सा? पपीता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर द्विखंडन द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा द्विखंडन द्वारा जनन जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है द्विखंडन द्वारा जनन। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो उभयलिंगी पुष्प का जो उदाहरण है वो है सरसों एवं गुड़हल। याद रखिएगा सरसों एवं गुड़हल उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 11 नंबर मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? डियर स्टूडेंट मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। इसके लिए आपने 3 तरह के प्रश्नों को ऊपर में देखा भी। अगला प्रश्न है 12वां नंबर फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडप में। किसमें? अंडप में, और सॉरी पुंकेसर में डियर स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर में। एक्चुअली कभी कभी क्या होती है स्पीड में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, कोई दिक्कत नहीं, याद कीजिएगा पुंकेसर में। आपको कोई भी डाउट फिर भी रहे होंगे, आपको लगेंगे कि कोई भी क्वेश्चन गलत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो जाती है। अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। ऊपर आपने पढ़ा, हमने ऐसा फिगर भी आपको बना के दिखाया। तो द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। अगला प्रश्न है मुकुल द्वारा जनन होता है। मुकुल द्वारा जनन किसमें होता है डियर स्टूडेंट? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर का ए नंबर हाइड्रा में। ठीक है, मुकुल द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। अगला प्रश्न है मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है? तो मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। क्या कौन सा जनन? लैंगिक जनन पाया जाता है। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? कौन से जीव में बहुविखंडन होता है? तो राइट आंसर 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया परजीवी। कौन सा हो जाएगा? मलेरिया परजीवी। ठीक है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? मलेरिया परजीवी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17वां नंबर ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां में। किसमें होता है डियर स्टूडेंट? पत्तियां में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ पे होता है? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली में, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प है डियर स्टूडेंट्स कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका बी नंबर ककड़ी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलाब। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है डियर स्टूडेंट? तो गुलाब है, याद रखिएगा। रोज जो है वो द्विलिंगी
पुष्प है। हम देखिए उदाहरण में कभी कभी आपको ट्रिक्स दे देते हैं डियर स्टूडेंट, तो उनका आप गलत मतलब जरूर नहीं निकालिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनका उद्देश्य ट्रिक होता है, कोई भी गलत उद्देश्य नहीं। जैसे कि हमने कुछ देर पहले BRA के बारे में बताया कि ब्लू को रेड करता है और कौन एसिड, तो ये सब के लिए कई स्टूडेंट्स गलत मतलब निकालते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि आप गलत सोचिएगा तो माँ सरस्वती आपको गलत राह में भेजेगी। अगला प्रश्न है, नर एवं मादा युग्मक द्वारा बनी कोशिका कहलाती है। नर एवं मादा युग्मक द्वारा बनी कोशिका कहलाती है, तो क्या कहलाती? युग्मनज। क्या कहलाती? युग्मनज। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने यहाँ तक के सारे प्रश्न को कर रहे होंगे, और आपने यहाँ तक टोटल कितने प्रश्न किए? तो टोटल आपने किए डियर स्टूडेंट्स 20, 25, 15, 20, टोटल आपके प्रश्न हो गए डियर स्टूडेंट्स 80 प्रश्न यहाँ पे आपने टोटल कर लिए। कितने प्रश्न? 80 प्रश्न आपने यहाँ पे कर लिए, बाकी के बचे 60 प्रश्न। आइए करते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए। साथ ही आपके कोई भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा। अगर आप कमेंट ही नहीं कीजिएगा तो आपके डाउट्स हमें नहीं पता चल पाएगा। तो 80 प्रश्न इस वीडियो में किए। वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी तो वीडियो को एक बार दोबारा देख ले, स्पीड में जरूर देखिएगा इस वीडियो को। पहला वीडियो आप स्लो देखें, लेकिन दूसरा वीडियो आप स्पीड में देखें और अपने से आंसर करने की कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले 60 प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।